नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी कूटनीति का केंद्र बिंदु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था। हमारे लिए चुनौती ये थी कि इस विशेष समय में पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का सदस्य है और हम नहीं। Our diplomacy was understandably the UN Security Council. And Honorable Speaker, sir, the challenge for us was that at this particular point, Pakistan is a member of the Security Council. We are not. So we had to achieve our objectives in a Security Council where Pakistan is a member. Now, our goals in the Security Council were two. One, to get an endorsement from the Security Council of the need for accountability, and two, to bring to justice those who perpetrated this attack. And I am glad to say, Speaker sir, and I hope that this is appreciated and recognized by the House. If you look at the Security Council statement of 25 April, the members of the Security Council condemned in the strongest terms the terrorist attack. They affirmed terrorism in all its forms and manifestations constitute one of the most serious threats to international peace and security. And most important, the Council underlined the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. I highlight this, Speaker sir, because this statement of the UN Security Council resonated throughout the international community. So when many honorable members asked today, where was the world on Pahalgam? I think the answer is there. The answer is there in a Security Council statement which says hold them accountable, bring them to justice, and that is exactly what we did through Operation Sindoor. 17 जून तक माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय और दिल्ली एरिया मुख्यालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया ब्रीफिंग का संचालन एनडीएमए के सदस्य और प्रमुख राजेंद्र सिंह, एनडीएमए सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने किया। दिल्ली में ये इस मीडिया इंटरैक्शन के लिए हमारे साथ वाइस चेयरमैन यूपी के भी हैं, साथ में जो डमरी साहब और कृष्ण कुमार साहब भी, दिल्ली के सीईओ साहब यहां हमारे साथ मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है और काफी दिनों से है कि राज्यों को एक मेगा एक्सरसाइज के तौर पर आपदा प्रबंधन का प्रैक्टिस का रिहर्सल करना चाहिए। इसके ऊपर हमने काफी स्टेट्स के साथ किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी, ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे, मगर दिल्ली में कभी इस लेवल पे यहां पर कभी इस तरह की एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो ये पहली दफे दिल्ली में मेगा स्केल के ऊपर पूरे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है और इसकी शुरुआत जो है वो एक सिंपोजियम के साथ है। इसका बेसिस ये है कि आजकल के जमाने में, आधुनिक जमाने में, जैसे लड़ाई के मैदान में कहते हैं
कि अप्रोच जो है वो हर डिपार्टमेंट का ऑल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से आपदा प्रबंधन में भी कहते हैं कि सिर्फ अकेले एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ अकेले नहीं इसका सामना कर सकता। हर डिपार्टमेंट को इसके अंदर अपना रोल निभाना पड़ेगा। इसकी वजह से ये सिम्पोजियम के साथ शुरुआत हो रही है, जहां पर हम अवेयरनेस जनरेशन, लोगों को और समझाना, क्या क्या आधुनिक आले हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या इस्तेमाल हो सकता है आपदा प्रबंधन में, ये सब चीजें सामने रखेंगे एक दिन सिम्पोजियम में। इसके अंदर शिरकत करेंगे इंडियन आर्मी, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, आर्मी कमांडर साहब खुद आ रहे हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया, जीओसी दिल्ली एरिया वहां मौजूद होंगे, और एनडीएमए, साथ में यूपीएसडीएमए जिसकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स नोएडा और नॉर्थ ईस्ट में भी, ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे, मगर दिल्ली में कभी इस लेवल पे यहां पर कभी इस तरह का एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो ये पहली दफे दिल्ली में मेगा स्केल के ऊपर पूरे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है, और इसकी शुरुआत जो है वो एक सिम्पोजियम के साथ है। इसका बेसिस ये है कि आजकल के जमाने में, आधुनिक जमाने में, जैसे लड़ाई के मैदान में कहते हैं कि अप्रोच जो है वो हर डिपार्टमेंट का ऑल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से आपदा प्रबंधन में भी कहते हैं कि सिर्फ अकेले एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ अकेले नहीं इसका सामना कर सकता। हर डिपार्टमेंट को इसके अंदर अपना रोल निभाना पड़ेगा। इसकी वजह से ये सिम्पोजियम के साथ शुरुआत हो रही है, जहां पर हम अवेयरनेस जनरेशन, लोगों को और समझाना, क्या क्या आधुनिक आले हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या इस्तेमाल हो सकता है आपदा प्रबंधन में, ये सब चीजें सामने रखेंगे एक दिन सिम्पोजियम में। इसके अंदर शिरकत करेंगे इंडियन आर्मी, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, आर्मी कमांडर साहब खुद आ रहे हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया, जीओसी दिल्ली एरिया वहां मौजूद होंगे, और एनडीएमए, साथ में यूपीएसडीएमए जिसकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स नोएडा और गाजियाबाद की डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इसमें हिस्सा ले रही है, और 6 डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा की है, एंड द एंटायर दिल्ली स्टेट इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। ये एफर्ट है जॉइंटनेस की, क्योंकि जैसे जैसे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो रही है, आर्थिक सुविधाएं जो है वो बढ़ रही है, इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली जब इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, साथ साथ आपदाओं का भी इसका सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपदाएं भी बढ़ेंगी, क्लाइमेट चेंज साथ साथ हो रहा है। तो इसलिए दिल्ली, क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रोन भी है बहुत ज्यादा, यहां बहुत बड़ा हैजर्ड जो है वो भूकंप का है, जिसकी वजह से हर हैजर्ड के लिए दिल्ली के अंदर और नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर हमको तैयार रहना पड़ता है। इसका ये मकसद इस पूरे एक्सरसाइज का ये है। पहले सिम्पोजियम के होगा, अगले दिन इसके बाद एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, जिसके अंदर अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है उनको रखा जाएगा, और उसके बाद कुछ स्थितियां बताई जाएंगी, कुछ सिचुएशंस पेंट किए जाएंगे, जिसके ऊपर फिर वार्तालाप होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और देखा जाएगा कि कौन सा सबसे ऑप्टिमम तरीका है उसका सामना करने का। हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क एनालिसिस के प्रेजेंटेशंस होंगे हर स्टेट के और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, इसी तरीके से, और अलग अलग एजेंसीज इसके अंदर शिरकत करेंगी। इस सब होने के बाद 1 तारीख को ग्राउंड के ऊपर जो कुछ हमने ये सब सीखा है, डिस्कस किया है, ये जमीन के ऊपर होगा एक मॉक एक्सरसाइज के तौर पर। और इसमें खुद वाइस चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं यहां पर, अपने स्टेट में मुआयना करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। दिल्ली के अंदर सीईओ साहब यहां पर हैं, इसी तरह से हरियाणा से भी सब ऑफिशियल्स आ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि दिन भर की मॉक एक्सरसाइज के बाद निचोड़ जो निकलेगा, बहुत से सबक निकलेंगे, जिनको हम अगले साल एग्जीक्यूट करने में कोशिश हम अपनी लगातार जारी रखें। पिछले 5 साल में एनडीएमए ने कम से कम 200 एक्सरसाइज ऐसी की है पूरे देश में। माननीय गृह मंत्री जी का आदेश है
कि पूरे देश की जो 750 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें कम से कम एक दफे 3 साल में एक मॉक एक्सरसाइज होनी चाहिए। और ये जवाबदारी जो है एनडीआरएफ को दी है, और एनडीआरएफ इसको निभाती है। 250 तकरीबन एक्सरसाइज एनडीआरएफ करती है साल भर में। मगर हम एनडीए में स्टेट लेवल पे एसडीएमए के साथ, अभी हाल ही में हमने यूपी के साथ एक सिंपोजियम भी किया था और यूपी के साथ एक मॉक एक्सरसाइज भी की थी। और हर मॉक एक्सरसाइज में तरीका जो होता है वो यही होता है कि हम कोशिश करते हैं सिंपोजियम करने की, जहां तक जानकारी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, फिर एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करते हैं और एक दिन का वक्फा देकर उसके बाद मॉक एक्सरसाइज करते हैं। और मॉक एक्सरसाइज हम उस हैजर्ड पे करते हैं जो चुना हुआ होता है, जो स्टेट राज्य जो है वो खुद ही हमको बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे यूपी के साथ हमने इस साल फ्लड्स के ऊपर किया, ठीक है, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत फ्लड की वल्नरेबिलिटी काफी होती है, तो यूपी के साथ हमने वो किया। साथ में उड़ीसा में हमने किया तो केमिकल का हमने किया था। अगर हम और स्टेट्स में जाते हैं, तमिलनाडु के साथ हम कभी साइक्लोन का करते हैं, कभी केमिकल का करते हैं, लैंडस्लाइड का केरला के साथ करते हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में जो सबसे ज्यादा उनका रिस्क प्रोफाइल होता है, उसके मुताबिक हम अपनी ट्रेनिंग उनके साथ करते हैं। ये लगातार कार्रवाई चलती रहती है साल भर। अब आपका पहला हिस्सा जो सवाल का था, हालांकि वो कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, मगर मैं आपको जवाब दे देता हूं उसका। तो देखिए, ये सिविल डिफेंस का काम होता है। हम जो कर रहे हैं हमारा काम, इसमें आमतौर पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और सबसे अहमियत की चीज जो होती है आपदा प्रबंधन में, कम्युनिटी रिस्पांस। उसमें हमारे पास पूरे देश में 1 लाख आपदा मित्र हैं जो बनाए गए हैं। आपदा मित्र 325 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनको बनाया गया है, ट्रेन किया गया है और इनकी मैपिंग की गई है। सबके पास एक स्पेशल एक्ट है जिससे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। आपको खुशी होगी जानकर के, जब बालासोर में एक्सीडेंट हुआ था, तो 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया था वहां पर, तो आपको याद है, तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्स किया हुआ था वो आपदा मित्र ने किया था। किसी यूनिफॉर्म फोर्स ने नहीं किया था, आपदा मित्रों ने किया था सबसे पहले। तो ये हमारी सिखलाई है एनडीएमए की और डिजास्टर मैनेजमेंट डोमेन की, कि आप जो कुछ कोशिश कर लीजिए, सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स जो होता है वो कम्युनिटी का होता है। उसमें सिविल सोसाइटी होती है और कम्युनिटी जैसे आपदा मित्र हैं वो होते हैं साथ। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये इफेक्टिव था जो दिल्ली में ड्रिल हुए थे, देखिए, जितनी तैयारी आप कर लीजिए लड़ाई के क्षेत्र के लिए, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। कभी भी, मैं फौजी के तौर पर आपको बता सकता हूं कि जितनी आप ट्रेनिंग कर लो लड़ाई के लिए, कभी पूरी नहीं होगी, मगर कोशिश जारी रहेगी। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी कोशिश की थी दिल्ली के अंदर, देश भर में भी कोशिश हुई थी इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत फोकस हो रहा है भारत सरकार का। एजेंसीज हैं जो अर्ली वार्निंग और अलर्ट रेज करेंगी। इसके अंदर जितनी रिस्पांस एजेंसीज हैं जिनका नाम आपको बताया जन साहब ने, वो रिएक्ट करेंगी। इसके अंदर जितनी टेक्निकल सपोर्ट एजेंसीज हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट एजेंसीज हैं, सब एक साथ मिलकर सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज अपना बेस्ट ऑफ द रिस्पांस सामने लेकर आएंगे। दूसरी बात, पूरे देश में आपने ये आज तक एक्सरसाइज देखते आए, पर पहली बार आप देखोगे कि अर्बन सेंटर्स पे फोकस करते हुए ये एक एक्सरसाइज आएगी आपके सामने, जिसकी तैयारी के लिए यहां पे सारे आसपास के राज्य बैठे हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुला पर जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति भवन में रुके और उस राष्ट्रपति भवन के बाहर चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, हम उस जगह पे खड़े हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हम आपको पिछले 2 दिनों से ये नहीं बता पा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव में 2 दिवसीय दौरे पे लगातार वो राष्ट्रपति भवन से लेकर के तमाम जो महत्वपूर्ण स्थल थे वहां पे मौजूद थे। लेकिन मैं आपको वो स्थान दिखाना चाहता हूं जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रुके थे। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कृपया एक बार एक व्यू दिखाएं। देखिए, मालदीव्स अपने आप में विश्व के सबसे पर्यटक स्थलों में सबसे बेहतरीन पर्यटक स्थलों में से एक है। हालांकि 2 वर्ष पूर्व इन्होंने हमारे बारे में एक टिप्पणी की थी यहाँ की सरकार ने कि हमारी बीचेस खास तौर से वो इतने खूबसूरत नहीं जितने इनके। हालांकि इनके बीचेस भी साफ है। मैं चाहूंगा एक बार जरा पानी की शक्ल जरूर दिखाएं। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ का पानी, यहाँ का जो पर्यटन है बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते और एक भारतीय होने के नाते मैं ये कभी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि मेरा भारत महान और मेरा भारत सबसे सुंदर। और आज इसी क्रम में, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है, मैं चाहूंगा एक विजुअलाइज सामने हमारी सहयोगी दिखाएं कि देखिए इस स्थल पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रुके थे और अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हम नहीं दिखा पा रहे थे। इसी क्रम में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। मैं चाहूंगा कि कृपया इसको थोड़ा सा क्लोज इन करके दिखाएं कि ये प्रधानमंत्री से तमाम लोगों ने मुलाकात की और उसी क्रम में ये भी हैं जो प्रधानमंत्री से मिलकर के उनको शुभकामनाएं नहीं, इनकी मंशादी देने की, खासतौर से कि 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वापस स्थापित हों। तो क्यों स्थापित हों और क्यों उन्होंने 2029 के लिए लिखा है, हम इनसे खुद जानेंगे। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए और आप बताइए आप कहां से और यहाँ पे आप कैसे आए। आई एम डॉक्टर विक्रम पाटिल फ्रॉम बैंगलोर एंड आई एम अ टूरिस्ट हियर, सो वी very proud and privileged to see our honorable prime minister, so I came to see. सर, एक बात खास तौर से आपने इसमें मोदी जी इन 229 आपने लिखा, 2026 तो चल ही रहा है और लगातार, क्योंकि कल ही उन्होंने 4078 डेज उन्होंने पूरे किए, जो इंदिरा गांधी जी ने 4047 उन्होंने डेज पूरे किए थे। तो वो एक पहले प्रधानमंत्री हो चुके हैं देश के जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल का अपना टेन्योर किया। तो 2029 तक ही क्यों चाहते हैं, क्या विजन है आपके मन में, क्यों आपने ऐसा सोचा? See, lot of people don't know what internationally Modi ji about his, how he has taken from in 10 years, from where to where our India has grown. Today, China is number 2, number 1, whatever. They are not number 2 because of they have done many wars. They are good because business-wise they have grown up commercially. So that is
that is the way Mr. Modi ji, Honorable Modi ji is doing all our international relationship, as well as he has given a very, very clean administration last 10 years. So we feel very pain when in the news a lot of things are coming up, 75, doesn't matter. Now, America, world's #1 country, Donald Trump is 82 years. So there is no, that's why we are all youngsters, we are feeling very bad that a lot of people are talking about 75 years landmark. That should not be there. So we are very concerned that next 2029 also Honorable Prime Minister Modi ji should come back, and that is our goal, so that India will become superpower. We are already at, we are equal to now America, China, India. So this level we are at. So we have to keep going more. We need Honorable Modi ji in 2029. So what Modi ji has given already to the development of India, let it be the Ram Mandir, let it be 371, these are all like another 500 years, 1000 years also nobody could have achieved. People are not talking about what till now we have achieved. Like Russia war happened. Our Indian diesel petrol should have gone 300, 400 rupees. Sir, because of strategy, we maintained, we did not go to recession at all, India. So these are all the big achievements, nobody is talking. What has been achieved internationally, nobody is talking. So all as youngsters today, everybody is very, very, very proud, very clean. Sri Modi ji should come back. That is only our goal. So we want to start this movement all over India, starting from Karnataka. We want to take this movement to all over India and stop talking rubbish about 75 years, all that rubbish. Today, let it be China president, let it be America president, there is no age bar. They are doing excellent. So same way we want that to be announced. That is our goal. थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत की और मैं खास तौर से बताना चाहता हूं, ये वो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि देखिए बैंगलोर से शख्स खासतौर से जो तमाम अभी हमने इनका प्रोफाइल आपको नहीं बताया खासतौर से क्योंकि ये कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, फिक्की से जुड़े हैं और पूरे विश्व में ये भारत की बात को रखते हैं, विकास की बात को रखते हैं और आने वाले समय पे खासतौर से क्योंकि ये वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को समझ रहे हैं और उनको चाहते हैं कि जिस प्रकार से चाइना के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति उम्र के तकाजे से ऊपर उठ करके वो पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी होना चाहिए। उम्र ऐसे शख्सियतों के लिए नहीं होता है जिस पर आज विपक्ष या तमाम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं, मैं चाहूंगा एक बार अपने सहयोगी से एक बार एक समुंदर के इस पूरे व्यू को दिखाएं कि जैसे ये समुंदर की लहरें जहां तक जाती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है वो वैसे ही 7 समुंदर पार जाती है और जिसका कोई अंत नहीं है। और उस अंत के लिए अगर हम बात करें, जो विपक्ष अक्सर कहता है कभी भी विकास का अंत नहीं हो सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द इन्होंने कहे वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से इस बात को बताता है और जताता है कि 1.5 अरब की जनसंख्या वाले देश को किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो जगह दी है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। जी हां, 2 वर्ष पूर्व जो हमारे देश के लिए जो बोला जा रहा था, आज 2 वर्ष के बाद उस देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अपनी सहयोगी सपना चारण के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, मालदीव से। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी